आज की वीडियो में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के सारे सीबीएसई के पीवाईक्यूज कर लेंगे हम, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके कल। तो फटाफट से बिना किसी देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज स्काई लुक ब्लू ऑन अ क्लियर डे। क्लियर डे में स्काई ब्लू क्यों दिखता है? स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। तो आपने इसका आंसर लिखना है बिकॉज ब्लू कलर स्कैटर द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है? ब्लू कलर। और स्कैटरिंग जो रहता है हमारा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खैर उसकी बात अब हम नहीं करेंगे, आंसर हमारा यहाँ पर ही फिनिश हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग डायग्राम में द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन। In this diagram, the angle of incidence, the angle of emergence and the angle of deviation respectively are। सबसे पहले हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। तो भाई ये है हमारी नॉर्मल रे, ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है यानी कि y, ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो x लिखा है दोनों में, तो ये कट हो जाएगा। सबसे पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यानी कि b और d में से इसका आंसर होगा। इसके बाद हमें पूछा है द एंगल ऑफ इमरजेंस। सेकंड एंगल हमने कौन सा बताना है? एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये है दोबारा से नॉर्मल रे, इसके और ये इमरजेंट रे के बीच में एंगल होता है जो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमरजेंस। तो जो q है ये है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो y q, यहाँ पर भी q है। अब लास्ट एंगल बचा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता है हमारा जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो ओरिजिनल पाथ है और इमरजेंट रे है यहाँ से, इसके बीच में जो एंगल है p, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन p, ठीक है। तो ये रहा p। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने बताना है कि कौन सा जो पाथ है वो सही है इनमें से। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट है यहाँ से जाती है, उसके बाद रिफ्रैक्ट होती है नॉर्मल के साथ, उसके बाद यहाँ पर से ये क्या होती है, अवे बैंड हो जाती है नॉर्मल से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है Q। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द फॉलोइंग रे डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। करेक्टली मार्क्ड एंगल्स कौन से हैं? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ होता है, ठीक है। तो आई हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद हमें करेक्ट उठाना है, तो करेक्ट के लिए हम देखो ये एंगल आर है, ये सही है, ठीक है। और उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म है जो, वो भी सही मेंशन हो रखा है। इसके बाद एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो डेविएशन देखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन सही मार्क हो रखा है, यहाँ से सीधी जाती लाइट, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा होता है ये सही है। तो डी भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए डी हमारा यहाँ पे है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, सही होने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम। इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये है हमारा यहाँ पर लिखा है Z, ठीक है। जो हमारा Y है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, Y। और Y यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो A की उसमें A ऑप्शन में लिखा हुआ है Y, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, Y। तो A ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा P आ रहा है यहाँ पे, Y आ रहा है। उसके बाद हमें पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन रहने वाला है हमारा ये Z, ठीक है, जो यहाँ पर है ना Z, ये क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो YPZ यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि स्टूडेंट इज वेरी कॉशियस ट्रेसेस द पाथ ऑफ ए रे थ्रू अ ग्लास स्लैब थ्रू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एंगल। तो ग्लास स्लैब से देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, लाइट में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। जब लाइट ग्लास स्लैब से पास होती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। उसके बाद ये लाइट टूवर्ड्स बैंड हो जाती है नॉर्मल की, ये एंगल आर है। उसके बाद ये ऐसे जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा पास हो गया। मतलब कुल मिला के आप ये देखना कि जो एंगल आई होता है ग्लास स्लैब में वो एंगल ई के बराबर होता है, और ये एंगल आर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ये हमारी कंडीशन बनी है, इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल ई एंड इट इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है?
तो देखो देखते हैं पहली वाली कंडीशन, कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर, सही बात है, ठीक है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। जैसे कि मैं पहले बताना चाह रहा था आपको पहले क्वेश्चन में, जो स्कैटरिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 से। अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो होती है हमारी रेड की, इसमें स्कैटरिंग क्या होगी, तो कम होगी। तो ये बी वाला भी सही है, हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड। तो स्कैटरिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, ना कि स्पीड में। तो हमारा सी वाला जो है इसका सही होगा, क्योंकि सी वाला ही गलत है। जैसे कि आपने डी वाले में देखेंगे तो डी वाला लिखा है यहाँ पर, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड। तो रेड को क्या करती है, कम स्कैटर करती है, एटमॉस्फेरिक एयर ब्लू को ज़्यादा करती है। तो ये तो सही ऑप्शन है, मगर सही है, ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत पहचाननी थी। तो गलत हमारी कौन सी है, स्टेटमेंट सी। तो सी वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स वाई आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। द कलर वाई रिप्रेजेंट्स, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको देखो ये उल्टा बन रखा है डायग्राम प्रिज्म का, तो इसको सीधा बनाते हैं पहले, ठीक है। ये सीधा बनाएंगे तो ये लाइट ऐसे जाएगी, उसके बाद यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो है वाई ऊपर है, ठीक है, वाई कहाँ पे, ऊपर, और नीचे एक्स है। तो ऊपर रहता है रेड कलर, ठीक है, नीचे रहता है हमारा वायलेट, ठीक है। तो ये रेड कलर होगा, और रेड कलर हमारा किस में यूज होता है, डेंजर सिग्नल्स। डेंजर सिग्नल्स में किसको यूज करते हैं हम, रेड कलर को। तो रेड कलर होने वाला है हमारा आंसर, और जो कि होगा सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द फिगर गिवन बिलो अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रम XY ऑन अ स्क्रीन। अब इसमें बताना है कि स्टेट द कलर सीन एट एक्स। एक्स में होता है हमारा वायलेट और यहाँ पर होता है रेड। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्स क्या होगा हमारा, एक्स होगा हमारा वायलेट, वाई क्या होगा हमारा रेड कलर, ठीक है। वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पे क्यों बेंड होते हैं, तो इस वाले का आंसर रहेगा हमारा ड्यू टू डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड्स और वेवलेंथ भी सकते हैं आप, सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से आपने डिस्पर्जन शो करना है, कैसे डिस्पर्जन होता है, ठीक है। तो ऐसे जाती है हमारी लाइट, यहाँ से गई, उसके बाद ऐसे गई, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, डिस्पर्जन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये 7, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पर रहेगा आपका रेड, और यहाँ नीचे रहेगा आपका वायलेट, इंडिगो, विबग्योर, ठीक है। तो ऐसे आपने डिस्पर्जन शो करना है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कॉज क्या है, हमने ऊपर लिखा था अभी, बिकॉज एवरी कलर हैज डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी प्लेस अ ग्लास प्रिज्म इन द पाथ ऑफ ए नैरो बीम ऑफ लाइट अ स्पेक्ट्रम इज obtained. What happens when a second identical prism is placed inverted with respect to the prism? Draw a label diagram to illustrate. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि एक प्रिज्म है जो सीधा रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक प्रिज्म हमने उल्टा रखा है, तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, ठीक है, डिस्पर्जन होगा। फिर डिस्पर्जन होने के बाद क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ से वाइट लाइट चले जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, स्क्रीन, आपको वाइट लाइट मिलेगी लास्ट में, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले होगा डिस्पर्जन, उसके बाद होगा दोबारा से रिकम्बिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिकम्बिनेशन, और इसका एक और नाम है एक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, एक्रोमेटिक एब्रेशन, इसको ऐसे भी बोलते हैं एक्रोमेटिक कम्बिनेशन, ठीक है, या एब्रेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, हमारी आंखें जो है दूर का भी देख लेती हैं, पास का भी देख लेती हैं, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस विच एनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली।
पास वाली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी जो आंखें हैं उसका कर्वेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये लिखना है हमने। तो पास वाली चीज़ें हमें देखनी होती है तो पावर हमें ज़्यादा चाहिए रहती है, पावर हाई चाहिए रहती है। और पावर हाई चाहिए रहती है तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए पावर हाई चाहिए है तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो जो फोकल लेंथ होनी चाहिए आई लेंस की क्या होनी चाहिए, शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो हमारा जो आई लेंस का कर्वेचर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ अगर हमें कम करनी है तो उसमें क्या होगा, हमें आई लेंस को क्या करना पड़ेगा, इलोंगेट करना पड़ेगा, ठीक है। इलोंगेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग डिफेक्ट, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन। देखो यहाँ पर इमेज पहले बन चुकी है, इसका मतलब हमारी जो पावर है वो ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम है इसका मतलब। और हमारी जो आंखें हैं वो दूर का नहीं देख पा रही है, तो डिफेक्ट होगा हमारा मायोपिया, ठीक है। उसके बाद कॉजेज लिखने हैं। कॉजेज में क्या लिखेंगे आप, कॉजेज में लिखेंगे आप इलोंगेशन ऑफ आई बोल। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पावर क्या होगी, हाई पावर क्या हो जाती है, हाई पावर। और फोकल लेंथ क्या होती है आई लेंस की, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सब आप लिखेंगे। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर करेक्शन के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। द कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू बट फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, बिकॉज स्पेस में क्या होता है, स्पेस में एयर ही नहीं होती, नो एटमोसफेयर, एयर में एटमोसफेयर ही नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ऐसी डिजीज है जिसमें हम पास का नहीं देख पाते, दूर का देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट द 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के 2 कॉजेज लिखने, तो 2 कॉजेज हो जाएंगे हमारा शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल और होगा हमारा पावर डिक्रीज हो जाती है, यानी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। उसके बाद क्या है हमारा द आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। करेक्शन भी दिखाना है इसका, तो करेक्शन भी दिखाना है तो हमने पहले क्या बनाएंगे, आई बॉल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा कॉर्निया और ये है हमारी आई लेंस, ठीक है। पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि डिफेक्ट होता कैसे है। यहाँ से लाइट रे जाती है और हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बन जाती है, रेटिना से पीछे बन जाती है। ये है ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने ठीक करना है। ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे यहाँ पे, और अंदर हमारा आई लेंस। यहाँ से लाइट रे जाएगी, लाइट रे यहाँ से जाएगी इस ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद ये पहले कन्वर्ज होगी यहाँ पे, उसके बाद दोबारा से कन्वर्ज होगी, और यहाँ से ये पीछे इसका हम डायग्राम बनाएंगे और ये यहाँ पे बनेगा, और ये है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये इमेज हमें दिखेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर दिखेगा, ठीक है, किसकी वजह से, कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये है करेक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ देखिए हमें प्लस में लेनी है इसकी फोकल लेंथ टू ऑब्टेन एन इमेज ऑन द अदर साइड। अदर साइड में इमेज बन रही है हमारी, तो प्लस लेना है हमें v की वैल्यू। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में निकालना है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू है 18, तो 1/18 और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/24 माइनस 1/u। तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/24 माइनस 1/18। उसके बाद 24 18 का आप एलसीएम ले लेंगे। 24 18 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 3 जा 6 4 24 2 2 जा 2 1 जा 3 1 जा 6 2 जा 12 12 6 जा 72 जाएगा, 3 4 जा 12 6 7 18 2 जा 4 8 जा 32 4 जा, ये आ जाएगा माइनस 1/70, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 72 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब होता है कि द एबिलिटी टू सी नियर बाय एंड
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद दे रखा है पर्सन विद ए मायोपिक आई, सॉरी हाइपरमेट्रिक बोल रहा हूँ, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डायरेक्टली, ठीक है, 1.2 मीटर के दूर उसको दिखता नहीं है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है उसकी इमेज बनानी है हमने कहाँ पे, 1.2 मीटर पे, ठीक है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस, 1.2 मीटर के बाद उसको दिखता नहीं है तो इसका मतलब जो उसको बीमारी है वो मायोपिया है और उसको लेंस यूज़ करना चाहिए कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए उसको सबसे पहले यहाँ पर पावर भी निकालनी है, पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पर 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/इंफिनिटी, इन्फिनिटी तो नहीं है, कितना है हमारा v की वैल्यू कितनी है 1.2, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है हमारी 1.2, उसके बाद u की वैल्यू है हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है, 1/इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास v की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस में आनी चाहिए, ठीक है, तो -1.2, f की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1.2, ठीक है। हमें निकालनी है पावर निकालनी है, तो पावर को हम क्या कर सकते हैं कि इसको उल्टा नहीं सीधा नहीं करेंगे, ठीक है, 1/f ही हमारी क्या होती है पावर होती है, ठीक है, तो पावर इक्वल टू 1/f होता है, 1/f ही हमारा कितना 1/1.2, पावर की वैल्यू आ गई यहाँ पे -10/12, 4 5 जा 4 3, ठीक है, -5/3 आ गई पावर, डिवाइड करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 3 3, इसके बाद बच जाएगा 1.67 डायमीटर, पावर कितनी आ जाएगी -1.67 डायमीटर, और आप यहाँ पर लिखेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस यूज़ करना है हमें, कॉनकेव लेंस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ नैरो बीम PQ of white light is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen DE में हमें बनानी है इसकी इमेज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमेना। तो आपने करना क्या है, यहाँ से इधर ले जानी है रेस, ठीक है, यहाँ से रेस जाएंगे, ये अभी तो नहीं होगी वैसे, बाद में होगी, ठीक है, यहाँ से सीधी जाएगी, उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको डिस्पर्स करा देना है, और जो आंसर होगा पहले का वो ये क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद है अगला पार्ट, वेयर एल्स इज द नेचर इज दिस फिनोमेना ऑब्जर्व, नेचर में कैसे ऑब्जर्व होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेनबो, ठीक है, रेनबो जब बनता है तब हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट भी इसका, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूट कितने होते हैं हमारे, 7 कलर होते हैं, ठीक है, उसमें ये पूछा हुआ है 7 कलर हमारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, 2015 में आया था, केस स्टडी क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट। Which defect of vision is Akshay suffering from? Which type of lens is used to correct this defect? अक्षय किस बीमारी से जूझ रहा था, तो अक्षय के बारे में ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। अक्षय 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 लिखा है, sitting in the last row in his class could not see clearly the words written on the blackboard. ब्लैकबोर्ड में जो चीज़ें लिखी हुई है वो उसको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिखता है, और दूर का नहीं दिखता है तो इसका मतलब उसको लेंस यूज़ करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। और उसको बीमारी कौन सी है, बीमारी कौन सी है, मायोपिया। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या लिखा है, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द टीचर एंड सलमान। अच्छा, टीचर और सलमान ने क्या किया कि सलमान इमीडिएटली एग्री टू एक्सचेंज हिज सीट विद अक्षय, ही कुड नाउ सी द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अक्षय ने क्या करा, उसके साथ सीट एक्सचेंज कर ली, ठीक है, सलमान ने सीट एक्सचेंज कर ली अक्षय के साथ। तो जो अक्षय था वो पास में आ गया, पास वाली सीट में चले गया, और सलमान था वो पीछे चले गए। इसका मतलब सलमान का जो नेचर है वो कैसा है, हेल्पिंग नेचर। कैसी वैल्यू है उसकी, हेल्पिंग नेचर। उसके बाद है इन योर ओपिनियन इन व्हाट वे कैन अक्षय एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द टीचर एंड सलमान। अक्षय कैसे अपना ग्रेटिट्यूड बता सकता है टुवर्ड्स द टीचर एंड सलमान। सलमान की उनकी क्या करके, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनकी इज्जत करके वो अपनी क्या ग्रेटिट्यूड क्या कर सकता है, शो कर सकता है, ठीक है, और उनको कुछ
गिफ्ट भी दे सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटेड बाय अ ग्लास प्रिज्म कैन बी रिकम्बाइंड टू गेट व्हाइट लाइट बाय अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म, आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। तो इसमें हमने वही करना है जो हमने पहले किया था। अभी एक प्रिज्म ऐसा रखना है, एक प्रिज्म ऐसे। कि हमें करना क्या, एक्चुअली हमें पहले जो कलर्स हैं उनको स्प्रेड करवाना है, 7 कलर्स जो हैं स्प्रेड होंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिकम्बाइन होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। ये दिखाना है हमें, ये डायग्राम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। Draw a level diagram to illustrate the recombination of the spectrum of white light. Why it is essential that the two prisms used for the purpose should be identical and placed in an inverted position with respect to each other. तो ये ज़रूरी क्यों है कि हम इनको उल्टा करके रखें? ठीक है, उल्टा करके रखें, ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो, अगर हमने 2 प्रिज्म सीधे रख दिए तो इसमें तो पहले डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। अगेन डिस्पर्जन विल अकर, दैट्स वाई वी हैव टू पुट 2 प्रिज्म, 1 इन्वर्टेड एंड 1 अपराइट। ओके, उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है, सेम डायग्राम जो ये सेम डायग्राम है, ये सेम डायग्राम यहाँ बनेगा 20 वाले में। 21 है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज। ब्राइट लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो क्या क्या इंसिडेंट अकर होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आई, उसके बाद ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, लाइट आती है, उसके बाद क्या होती है, रिफ्रैक्ट होके रेटिना में बन जाती है। तो ये फिनोमेना जो है वो अकर होते हैं। ट्रेस द सीक्वेंस को ट्रेस करना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आइज। ब्राइट लाइट जब फोकस होती है तो इवेंट्स के नाम हमें लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, कॉर्निया में रिफ्रैक्शन। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद जो आयरिस है वो भी कंट्रोल करता है प्यूपिल को। उसके बाद जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का साइज को मेंटेन करता है सिलेरी मसल्स। उसके बाद जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है दोबारा से किसके पास, आई लेंस में दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद इमेज बनती है सीधा कहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हमारा जो है पूरा डेरिवेशन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व 21। उसके बाद 22 क्वेश्चन, व्हाट इज ए रेनबो? रेनबो क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड रेनबो। ड्रॉ अ लेवल रेड डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है वो दिखाना है यहाँ। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको देख लेना आप। ये है हमारा वाटर ड्रॉप। ठीक है, लाइट आई, उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेनबो। ठीक है, तो ये है उसका डायग्राम। इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स? कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से टिंडल इफेक्ट शो क्यों होता है? तो इसमें आप ही लिखेंगे, बिकॉज कोलोइडल पार्टिकल साइज इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ऐसे आप लिखेंगे। या आप लिख सकते हैं, द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ और कोलोइडल पार्टिकल का साइज लगभग सेम होता है, इसीलिए कोलोइडल पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब 4 इंस्टेंसेस लिखने हैं आपको जब ये टिंडल इफेक्ट होता है। तो पहला है मिल्क में, अगर आप लाइट को पास करेंगे मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, तब भी क्या आप मिलेगा आपको यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होगा। उसके बाद डेंस फॉरेस्ट में अगर आप सनलाइट जाती है तो हमें दिखता है साफ साफ टिंडल इफेक्ट हो रहा है, देख भी रखा होगा आपने। और तीसरा रहेगा आपका स्मोक कंटेनिंग रूम,
अगर स्मोक कंटेनिंग रूम है, वहाँ पर स्मॉल होल से आप लाइट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और केस है इसका, जो ब्लू आइज होती है हमारी, जो आंखें ब्लू दिखती हैं, वो भी किसकी वजह से दिखती है? टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखती है, ठीक है। जो आंखों में लिक्विड होता है उसमें जो स्कैटरिंग वगैरह होती है, तो ब्लू आइज हमारी दिखती है किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी, ये 4 इंस्टेंसेस हो गए। और 24th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। ग्लास स्लैब में हमारे 2 पैरेलल सरफेस होते हैं, बट जो हमारा प्रिज्म है उसमें 2 नॉन पैरेलल सरफेस होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस। उसके बाद पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड वाइट लाइट पासिस थ्रू ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। ग्लास स्लैब से अगर कोई भी वाइट लाइट जाती है तो क्या होता है, हमारी जो लाइट रे है वो इंसिडेंट रे के बाद में क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। जो लाइट रे है ना हमारी, लाइट रे इमर्जेंट रे, और ये है हमारी इमर्जेंट रे, ये है इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पार्ट। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती है यहाँ पे, बट प्रिज्म में क्या होता है जो इंसिडेंट रे होती है वो लास्ट में क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, डेविएशन हो जाता है इसमें, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है? डेविएशन। ग्लास स्लैब में क्या होता है? इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर योर आंसर दैट कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। क्लियर स्काई ब्लू भी दिखता है क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। सेकंड पार्ट है, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आइज। अगर कोई भी चीज़ हमारी आंखों के पास रखी है तो हम जो इमेज है वो कहाँ बन जाती है? रेटिना के पीछे, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं उसको, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। प्रिस्बायोपिया क्यों होता है? व्हाट इज प्रिस्बायोपिया? प्रिस्बायोपिया ऐसी डिजीज है जिससे हम दूर भी देख पाते हैं और दूर का भी देख पाते हैं, पास का भी देख पाते हैं। और कॉजेज क्या होंगे इसके? कॉजेज होंगे वीकनिंग ऑफ, कॉजेज मैं लिखवा देता हूँ आपको। कॉजेज क्या होंगे? वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। जब बुढ़े हो जाता है ना इंसान, तो हमारा जो सिलेरी मसल्स है, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, हमारी सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉन फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है वो काम करना थोड़ा बंद कर जाता है, इसलिए हमें प्रिस्बायोपिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्जन? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो इस क्वेश्चन को ठीक ही मान लो, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है वो बना दिया था मैंने पहले ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसमें हमें पास का नहीं दिख पाता। ड्रॉ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये भी पहले बना दिया था मैंने ऊपर। हाइपरमेट्रोपी और करेक्शन ये सब बन चुका है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 5 मीटर। तो 5 मीटर पे हमें इमेज बनानी है, ठीक है, -5 मीटर, और यू लेंगे हम इसमें इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। एक बात याद रख लेना स्टूडेंट्स, अगर मायोपिया का क्वेश्चन आता है तो हमें यू लेना है इन्फिनिटी, हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन आता है तो यू लेना है हमें -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की वैल्यू है हमारे पास, अब यहाँ पर 1/f = 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालनी होगी शायद पावर, क्योंकि लिखा व्हाई द स्टूडेंट्स अनएबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड द 5 मीटर बिकॉज द बॉय इज हैविंग डिजीज मायोपिया। द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस कौन सा यूज होगा? कॉनकेव। और उसके बाद दे रखा है कि हाउ दिस इज डिफेक्ट इज यूज बाय द यूज ऑफ लेंस की मदद से ये कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो ठीक कैसे होगा उसके लिए आपने डायग्राम बनाना है। यहाँ पे जो इमेज है वो पहली बन जाती है, बट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? कॉनकेव लेंस लगाएंगे, रे आएगी, पैरेलल रे आएगी, और उसके बाद ये ऐसे क्या होगी? डाइवर्ज होगी पहले, उसके बाद इमेज बन जाएगी लास्ट में कहाँ पे? रेटिना। ऐसे बनेगा हमारा इसका डायग्राम। उसके बाद है इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एज पर द न्यू साइन ऑफ कार्टेशियन कन्वेंशन, ठीक है। तो हमारी फोकल लेंथ है 5 मीटर, बट ये हमारा लेंस है कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और पावर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, -1/f हो जाए -1/5, तो आ जाएगा आपके पास -0.2 डायोप्टर, -0.2 डायोप्टर क्या रहने वाली हमारी पावर। उसके बाद लिखा है अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि उसको दूर कहीं दिखता है एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन। तो मायोपिया इसका डिफेक्ट का नाम है, क्योंकि दूर कहीं दिख रहा है उसको।
उसके बाद लिखा है स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफेक्ट। तो पॉसिबल कॉजेज होंगे इसके इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और इंक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर। उसके बाद क्या लिखा है एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग। इसको ठीक करने का मेथड ऊपर लिख बताया था मैंने, ये इसका मेथड होगा, ठीक, कॉनकेव लेंस लगा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन था, इसमें पावर निकालने के लिए उसने नहीं पूछा है तो हमने निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कॉर्निया का पार्ट क्या होता है, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, कॉर्निया कैसे एक्ट करता है, हमारा विंडो की तरह एक्ट करता है फॉर होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए हमारी जो है कॉर्निया क्या है, विंडो है। और हम ऐसे ही बोलते हैं द ऑल मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स इन द कॉर्निया, कॉर्निया में ही सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है हमारा, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है हमारा, इट कंट्रोल्स द क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेंगे, इट फॉर्म्स द इमेज, ठीक है। इट लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस मतलब होता है हमारा आई लेंस, ठीक है। आई लेंस क्रिस्टलाइन लेंस एक ही बात है। और इसमें हम ये लिखेंगे कि इट फॉर्म्स इमेज ऑन रेटिना, इमेज ऑन रेटिना, रेटिना में इमेज बनाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ आई लेंस का साइज क्या करते हैं ये रेगुलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में दे रखा है हमें ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, mark on the diagram 3 points A, B and C where dispersion of light occurs, where internal refraction of dispersed light occurs, where refraction of dispersion light occurs। तो हमारा ये रेन ड्रॉप है, यहाँ पर लाइट पहले आएगी तो उसके बाद क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद यहाँ ये पॉइंट है हमारा जहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो C पॉइंट है जहाँ पर रिफ्रैक्शन, ये C पॉइंट है जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद B A पॉइंट है डिस्पर्जन हो रहा है, जहाँ B पॉइंट है जहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है हमारा, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा B। उसके बाद यहाँ से लाइट क्या होती है, डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स होने के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखता है, रेनबो, ठीक है, रेनबो दिखता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा A पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। तो ये इसका डायग्राम है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर एयर ड्रॉप पक्का लिख देना इसको, एयर ड्रॉप, रेन ड्रॉप, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई विच अनेबल इट टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट वेरी डिस्टेंस, एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंस। मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, तो मसल्स है हमारी सिलेरी मसल्स, ठीक है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंस, कैसे ये होता है। तो ये क्या करता है हमारा, इट इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ आई लेंस so that focal length can be changed लेंस, ठीक है। लेंस की जो फोकल लेंथ है, ऑफ लेंस की फोकल लेंथ को क्या करता है, ये चेंज करता है बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लेंस, ठीक है। जिसकी वजह से हम अगर हमें पास की चीज़ देखनी है तो फोकल लेंथ क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, फोकल लेंथ की करता है डिक्रीज, ताकि पावर इंक्रीज हो जाती है। पावर इंक्रीज होती है तो आसानी से देखेंगे। अगर दूर की चीज़ देखनी है तो फोकल लेंथ में कम, फोकल लेंथ करके ज़्यादा कर देगा, पावर डिक्रीज हो जाएगी, दूर का आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, दूर का देखना है तो पावर कम चीज रहती है, पास का देखना है तो पावर की अच्छी रहती है, ज़्यादा चीज रहती है, फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, आप बना के लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड मार्क ऑन इट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ a ray a beam of white light falls on the prism? Give reason for the phenomena that occurs in this। तो हमारे पास ग्लास प्रिज्म है, गिव रीजन फॉर द फेनोमेना, ठीक है। तो हम हमारी जो पहली लाइट है यहाँ पर है रे, पहले रे जा रही है,
फिर उसके बाद बीम ऑफ वाइट लाइट। तो पहले एक रे जा रही है, रे देखते हैं हम कैसे जा रही है। यहाँ पर रे गई, उसके बाद यहाँ से गई, रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद इमर्ज हुई यहाँ से, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से ये सीधे जाना था इसमें, और यहाँ से क्या होगी, तो ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। सारे एंगल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। एंगल ऑफ डेविएशन डी, इसको डी बना देना, एंगल ऑफ डेविएशन डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट वुड हैपन इफ द रे ऑफ लाइट की जगह पे क्या आ रही है, एक बीम ऑफ वाइट लाइट आ रही है। तो वाइट लाइट आएगी तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, ठीक है। लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद यहाँ कितने कलर होंगे, 7 कलर होंगे, 2 5 6 7, 7 कलर्स क्या होंगे यहाँ पे प्रोड्यूस जाएंगे, जिसका नाम होगा रॉय वेव, यानी तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा जब हमारी जो लाइट है कैसे होगी, वाइट लाइट होगी। अगर सिंपल लाइट होगी तो कैसे हो जाएगी, क्या होगा उसमें, रिफ्रैक्शन होगा, फिर इमर्जेंट रे बन के बाहर निकलेगी। रीज़न देना है, रीज़न इसका वही होगा कि ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड स्पीड, दैट्स व्हाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, एक लेंस सिस्टम है ह्यूमन आई का, फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। इमेज का बनती है रेटिना में, तो रेटिना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ ए सनलाइट इन द स्काई। सही है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है सनलाइट का। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। जब सन ऊपर होता है हमारे सर के ऊपर, तब रेनबो बनता है, ठीक है। तो बात तो सही है, बट ये बात जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज आल्सो करेक्ट। तो इसका जो बी होगा वो आंसर होगा, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नेम द डिफेक्ट। देखो इमेज दूर बन रही है तो इसका मतलब पास का नहीं देख पा रहा है वो, इसका मतलब डिफेक्ट होगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया अगर डिफेक्ट है तो उसके बाद पूछा है कि रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी देना है। रीजन में आप ये लिखेंगे कि ही इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद 2 कॉज लिखने हैं, 2 कॉज में आप लिखेंगे शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल या इंक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो चुकी है इसलिए पीछे बन रही है। कन्वर्जिंग पावर अगर ज़्यादा होती तो रेटिना में बन जाती है इमेज। फिर थर्ड पार्ट में लिखा है, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड। देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार लेना, ये पक्का आ सकता है इस कल के पेपर में, ठीक है। रिपीट हो रहा है बार बार, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैंने ऊपर सॉल्व करा रखा है, आप देख लेना, रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखो ये 36 क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा। इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों रिपीट हो रखे हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो इसमें लेंस यूज़ करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड स्टेट द रोल इन दिस केस, इट्स रोल, उसका रोल क्या है, वो इमेज को क्या रेस को क्या करेगा, जो रेस डाइवर्ज हो रही है उसको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है ना, हमने ऊपर देखा अभी, कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज। हमें कन्वर्जिंग पावर को क्या करना है, इंक्रीज। तो हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, और कन्वर्जिंग लेंस क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का रोल क्या है, टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, सही लिखा है। रीजन लिखा है, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर डिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन्स। ये क्या बोल दिया उसने, ये लाइन थोड़ा यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन यहाँ तक है। इसमें पूछा है, इसमें बोला है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है, एकदम गलत है। लेंस कौन सा यूज़ किया जाता है, डाइवर्जिंग, यानी कि कॉन्केव लेंस। तो असर्शन ये फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, यानी कि सी इसका आंसर होगा, ठीक है। असर्शन ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पहले भी कर चुका हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन आई फोकसेस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो चीज़ एकोमोडेशन ऑफ आई को फुलफिल करती है, एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई में जिसका
भागीदार जिसका मेजर रोल है वो है हमारा सिलेरी मसल्स, ठीक है, क्योंकि सिलेरी मसल्स ही हमारा जो है आई लेंस का साइज चेंज करके फोकल लेंथ को चेंज करती है, और फोकल लेंथ को चेंज करने की वजह से ही हम क्या करते हैं, दूर का पास का देख पाते हैं। और उसके बाद इन्होंने यही पूछा है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमारी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है या लो होती है। तो नियर बाय चीज़ देखने के लिए फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नियर बाय पास की चीज़ देखने के लिए फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे किताबें आप रीड करेंगे तो ज़्यादा पावर लगेगी आपकी आंखों की। अगर दूर की चीज़ देखोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ताकि पावर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्योंकि दूर की चीज़ देखने के लिए ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होती और पास की चीज़ देखने के लिए पावर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। ऑन दिस डायग्राम मार्क ए वेयर डिस्पर्जन, बी वेयर इंटरनल रिफ्रैक्शन, सी वेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस टू ऑब्जर्व अ रेनबो। ठीक है, तो इस 40 वाले क्वेश्चन को मैंने ऊपर सॉल्व कर रखा है, सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें ये पूछा है कि लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस टू ऑब्जर्व अ रेनबो। रेनबो देखने के लिए हमारी जो कंडीशंस रहने वाली है वो क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये रहने वाली है कि जो हमारी पीठ है वो किस तरफ होनी चाहिए, सन की तरफ। यहाँ पर सन होना चाहिए, ठीक है, और हमारी जो आईज होनी चाहिए वो आगे होनी चाहिए। यहाँ पर आपका रेनबो बनेगा, रेनबो, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, आपकी जो बैक है वो किधर रहेगी, सन की तरफ, और यहाँ पर आपको रेनबो दिखेगा, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन में ये है कि हमारे जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स पक्का होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तभी हमारा जो है रेनबो बन सकता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आर। जो रेनबो बनता है वो बनता है हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है तो इसको काट देना। यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको डी ऑप्शन में मिलेगा, तो डी ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, red light signals are used to stop the vehicles on the road. Red color light is scattered the most so to be visible from the large distance. ठीक है, तो रेड लाइट्स को हम सिग्नल में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग तो लो होती है। तो ये रीज़न तो फॉल्स हो गया हमारा। जैसे हमने लिखा था पहले कि जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है रेड कलर की, स्कैटरिंग तो कम होगी ना। फिर स्कैटरिंग कम होगी तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये फॉल्स है। इसका मतलब सी इसका आंसर होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, लिस्ट टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। व्हेन डू वी से दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। जब किसी भी इंसान को पास का नहीं दिखता है तो हम कह सकते हैं कि उसको क्या हो रखा है, हाइपरमेट्रोपिया। दो कॉज लिखने हैं, दो कॉज हमने लिख चुके हैं ऊपर, मैंने लिख रहा है इसको बार बार, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है तुम्हारे लिए। नेम द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद लिखा, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन इज। व्हाइट लाइट जो है पास हो रही है थ्रू फाइन डस्ट पार्टिकल्स से फाइन, तो उसके बाद स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हमारा ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर की हमारी जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस्बायोपिया नीड्स बायफोकल लेंस इफ ही नीड्स टू लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर। ये है P1, ये है P2, ठीक है, दो लेंस है। Which one of these two lens is for the correction of distant vision? Distant vision, दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस यूज हुआ है? ये है हमारा कॉनकेव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, और दूसरा वाला लेंस की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है। तो डिस्टेंट विजन के लिए कौन सा सूटेबल है, तो पहला वाला सूटेबल है, ठीक है। पहले डिस्टेंट विजन के लिए हमें कॉनकेव यूज़ करना होता है। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ निकालनी है इसकी, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास f = 1/p, तो -1/4 यानी कि -0.4 हो जाए 0.25 मीटर, ठीक है।
और उसको अगर सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लिखा है ब्लू भी लिखा है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ब्लू। अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन का छप गया होगा, ठीक है, इसको इग्नोर करो जरा, राइटिंग में थोड़ा मिसिंग मिस्प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ये देखो बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इमेज कहाँ बनती है हमेशा? रेटिना में। तो यहाँ ये जो इमेज है वो हमेशा रेटिना में बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूर ले जाएं, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? रेटिना में बनेगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, यहाँ इमेज बनेगी आपकी। नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन दिस केस। कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। तो रेटिना होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है जहाँ इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मिनिमम, ठीक है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और n इक्वल टू हो जाएगा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ लाइट हमारी रेड की सबसे ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का सबसे कम होगा, ठीक है। ये इसका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। और ये 50 क्वेश्चन होगा तुम्हारा, 50 क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और इसमें लिखा है स्टेट इट्स कॉज। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, एंड इसका कॉज होता है बिकॉज ईच कलर हैज़ डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट वेवलेंथ। फिर लिखा है ड्रॉ ए डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से आपको 7 कलर्स निकलते हुए दिखाने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लाइन बना देनी है दोबारा से, 4 5 6 7, और यहाँ पर एक स्क्रीन बना देनी है, यहाँ पर आपके 7 कलर आपको मिल जाएंगे। ड्रॉ एक वेव, ठीक है, वेव, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है आपके लिए, इसी से पेपर बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। आप विश्वास रखें और बेफिक्र होकर जाएं पेपर में, ठीक है। अब बहुत अच्छे से पेपर देना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।